दोस्तों एकेडमिक फंडा के आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर डेवलपमेंट। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, नेशन की डेवलपमेंट को किन किन फैक्टर्स के बेसिस पर मेजर किया जाता है, पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती है और डेवलपमेंट को सस्टेन कैसे किया जा सकता है। चैप्टर के इन सभी यूनिट्स को इंटरेस्टिंग तरीके से डिटेल में समझने के लिए वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो चैप्टर के सबसे पहले यूनिट में दो बातें बताई गई हैं। सबसे पहली बात कि डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, मतलब अलग अलग इंसानों के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल हो सकते हैं। एक एग्जांपल से समझे तो मान लो आयुष नाम के क्लास 9th के एक स्टूडेंट ने 9th के फाइनल एग्जाम में एसएसटी में सिर्फ 55% मार्क्स स्कोर किया। इतने कम नंबर की वजह से डिसअपॉइंट होकर उसने डिसाइड किया कि 10th के एग्जाम में उसे कम से कम 85% मार्क्स तो आने ही चाहिए। तो 85% मार्क्स लाना आयुष के लिए डेवलपमेंटल गोल है, और जब वह इस गोल को अचीव कर लेगा तो यह माना जाएगा कि आयुष की स्टडी और लाइफ में डेवलपमेंट आ गई। इन द सेम वे किसानों के लिए डेवलपमेंट का मतलब है कि उसके फसल ज्यादा दामों में बिके। लेबर के लिए डेवलपमेंट का मतलब है कि उसे हर दिन काम मिले और काम के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले। किसी बिजनेसमैन के लिए डेवलपमेंट का मतलब है कि उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। दूसरी बात यह कही गई कि अगर कोई चीज किसी एक इंसान के लिए डेवलपमेंट है तो जरूरी नहीं है कि वो सबके लिए डेवलपमेंट हो। संभव है कि वो किसी दूसरे इंसान के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। जैसे अगर सड़क को चौड़ा करके आसपास के सभी दुकानों को हटा दिया जाए तो ये हमारे लिए तो डेवलपमेंट होगा, लेकिन जरा सोच कर देखो कि हमारे इस डेवलपमेंट की वजह से सड़क के किनारे के छोटे दुकानदार और ठेले वालों का रोजगार खत्म हो जाएगा, तो उसके लिए हमारा यह डेवलपमेंट डिस्ट्रक्टिव होगा। चैप्टर के दूसरे यूनिट में यह बताया गया है कि अगर कोई इंसान डेवलपमेंट चाहता है तो उसके कुछ फाइनेंशियल गोल होते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा इनकम करना चाहता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वो ज्यादा डेवलप्ड है। पैसे के साथ साथ लोगों को रिस्पेक्ट भी चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट भी चाहिए, फ्रीडम और सिक्योरिटी भी चाहिए। मतलब सिर्फ एक फैक्टर पर डेवलपमेंट को मेजर नहीं किया जा सकता, बल्कि डेवलपमेंट के लिए लोग बहुत सारे गोल बनाते हैं और जैसे जैसे वो इन गोल्स को अचीव करते हैं वैसे ही वो डेवलप होते चले जाते हैं। अब आइए समझते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। तो देखो, नेशनल डेवलपमेंट का जो आइडिया है वो अलग अलग इंसानों के लिए अलग अलग होता है। मतलब कोई इंसान डेवलप्ड सड़कों से देश के डेवलपमेंट का अंदाजा लगाता है, तो कोई अच्छे स्कूल्स या अच्छे हॉस्पिटल्स से देश को डेवलप्ड मानता है। लेकिन कोई नेशन डेवलप्ड है या नहीं यह तभी पता चलता है जब उसकी तुलना दूसरे देशों से की जाएगी। जब दो देशों के डेवलपमेंट को कंपेयर किया जाता है तो इनकम को सबसे इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट के रूप में कंसीडर किया जाता है। यानी हायर इनकम वाले कंट्रीज ज्यादा डेवलप्ड मानी जाएगी और लोअर इनकम वाली कंट्रीज कम डेवलप्ड मानी जाएगी। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर किसी कंट्री की इनकम का क्या मतलब है। तो कंट्री में रहने वाले सभी लोगों का टोटल इनकम कंट्री का इनकम होगा, लेकिन कंट्री के इनकम को बेस बनाकर दो देशों के डेवलपमेंट को कंपेयर करने में एक प्रॉब्लम आती है। अगर किसी देश की पॉपुलेशन दूसरे देशों की तुलना में ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उस देश की टोटल इनकम दूसरे देश की तुलना में ज्यादा ही होगी, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से ज्यादा लोग इनकम जनरेट कर रहे होंगे। तो कंपैरिजन को न्यूट्रल बनाए रखने के लिए देश में रहने वाले सभी लोगों का एवरेज इनकम निकाला जाता है, जिसे पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है। मतलब देश के टोटल इनकम को देश के टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे यह पता चलता है कि देश के हर नागरिक का ऑन एन एवरेज कितना इनकम है। ईयर 2006 में वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश किया, जिसमें यह कहा गया कि ईयर 2004 में अगर किसी देश में रहने वाले लोगों की एवरेज इनकम यानी पर कैपिटा इनकम 4,53,000 पर एनम से ज्यादा है तो उसे रिच कंट्री के रूप में कंसीडर किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ 37,000 पर एनम से कम वाली कंट्रीज को लो इनकम कंट्रीज के लिस्ट में रखा जाएगा। उस समय इंडिया की पर कैपिटा इनकम सिर्फ 28,000 रुपए पर एनम थी, जिस वजह से इंडिया लेस डेवलप्ड कंट्री में शामिल था। लेकिन इनकम के अलावा और कई फैक्टर्स हैं जिससे पता चलता है कि कोई कंट्री या स्टेट डेवलप्ड है कि नहीं। एनसीईआरटी बुक के इस टेबल को ध्यान से देखो, जिसमें पंजाब, केरल और बिहार के इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो को कंपेयर किया गया है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी IMR का मतलब होता है कि हर 1000 में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी डेथ 1 साल से कम उम्र में ही हो गई थी।
लिटरेसी रेट का मतलब है कि 7 या उससे ज़्यादा उम्र वाले कितने % बच्चे पढ़े लिखे हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो फॉर क्लास 1 to 5 यह बताता है कि 6 से 10 साल के एज ग्रुप के कितने % बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं। तो इस टेबल में आप देखोगे कि केरल हर मामले में बिहार और पंजाब से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, जबकि उसकी पर कैपिटा इनकम पंजाब से कम है। तो इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन यह है कि किसी नेशन या स्टेट की डेवलपमेंट का मेजरमेंट इनकम के साथ साथ कई और फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और वो फैक्टर है पब्लिक फैसिलिटीज। अगर कोई इंसान अमीर है तो जरूरी नहीं है कि वो एजुकेटेड भी होगा, जरूरी नहीं है कि वह हेल्दी भी होगा, जरूरी नहीं है कि वो सिक्योर भी होगा, लेकिन एक अच्छी और डेवलप्ड लाइफ के लिए इनकम के साथ साथ एजुकेशन, हेल्थ और सिक्योरिटी का होना भी जरूरी है। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को ब्रॉडर व्यू में समझे तो डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि एक कंट्री में अच्छे हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर फैसिलिटीज होनी चाहिए, अच्छे स्कूल्स होने चाहिए ताकि स्टूडेंट को अच्छी एजुकेशन मिल सके, और एक ऐसी सिक्योरिटी सिस्टम होनी चाहिए जिससे देश के लोग प्रोटेक्टेड और सेफ फील करें। हेल्थ, एजुकेशन और सिक्योरिटी के इन फैसिलिटीज को पब्लिक फैसिलिटीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडिविजुअली हर इंसान अपने लिए सेपरेट स्कूल नहीं बनवा सकता, सिर्फ अपने लिए सेपरेट हॉस्पिटल नहीं खोल सकता, और ना ही हर इंसान अपने लिए सिक्योरिटी गार्ड हायर कर सकता है। तो ये फैसिलिटी जितनी बेटर तरीके से पब्लिकली अवेलेबल हो पाएंगी, नेशन उतना ही डेवलप होगा। अब आइए चलते हैं चैप्टर के सबसे लास्ट यूनिट पर और समझते हैं कि आखिर डेवलपमेंट को सस्टेन कैसे रखा जा सकता है। मतलब कोई डेवलप्ड कंट्री कैसे खुद को अगले जनरेशन तक डेवलप्ड रख सकती है। तो देखो, डेवलपमेंट को सस्टेन करने के लिए हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा और रिसोर्सेज का लिमिटेड यूज करना होगा, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का अर्थ पर लिमिटेड स्टॉक मौजूद है। इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ इशू किसी सेपरेट नेशन से जुड़ा हुआ इशू नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंट की वजह से होने वाला इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड के डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करेगा। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट न्यू एरिया ऑफ नॉलेज है जिस पर दुनिया भर के साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर और सोशल साइंटिस्ट साथ में काम कर रहे हैं ताकि डेवलपमेंट को फ्यूचर के लिए सस्टेन किया जा सके। साइंटिस्ट के अलावे हमें भी खुद पर लगातार काम करते रहना होगा ताकि खुद को डेवलप कर सके और उस डेवलपमेंट को सस्टेन कर सके। वैसे अगर आप चाहते हैं कि एकेडमिक फंडा का डेवलपमेंट हो तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।